हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ। तो आज हमारे सामने ये खड़ी है एक स्पेशल बाइक जो कि है अपनी R15 V4 और इसका ये डार्क नाइट एडिशन है। कुछ ऐसा है इसका लुक जो कि बहुत ही कातिलाना है। तो इसमें कोई शक नहीं कि 155 सीसी के अंदर इससे बेस्ट लुकिंग बाइक है ही नहीं। रेड में अपनी यही निंजा 300 आ गई और अपाची RR 310, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव में चली जाती हैं। अगर लुक्स की बात की जाए, खाली पावर तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा ही होगी। तो यामाहा इस प्राइस पॉइंट में क्या ऑफ़र कर रहा है, कुछ अपडेट्स यामाहा ने इसमें नए दिए हैं। जैसे कि अभी ये ओल्ड वर्जन है V4 का, तो इसमें अभी ये TFT डिस्प्ले की जगह ये नॉर्मल डिस्प्ले आ रही है। अब नए वाले में जो R15M आती है स्पेशल जो वर्जन है, तो उसमें क्विक शिफ्टर के साथ साथ अब ये TFT डिस्प्ले भी आने लगी है। और मेन जिस चीज़ की कमी यामाहा फैन बॉयज कर रहे थे, हमेशा से करते आए हैं, कि इसका यामाहा ने हमेशा इतनी सारी चीज़ें, इतना प्रीमियम पे कर रहे हैं हम इस बाइक के लिए, फिर भी इंडिकेटर LED क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं देख रहे हो, थोड़ा सा ये हिल भी रहे हैं। और प्योर प्रॉपर रिव्यू मैं इसका आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक बात हर एक यूट्यूबर नहीं बताता है। कुल मिला के ये अपने बीच की बाइक थी, तो सारी इसकी खामियां, सारी अच्छी बातें हमें पता है प्योर तरीके से। DRL आपको दिखा देता हूँ ऑन करके। अभी थोड़ा धूप है तो शायद ना दिखे। ये कुछ ऐसी इसकी लाइटनिंग है। ये DRL है, रात में बहुत खतरनाक लगते हैं। इसकी मैं फोटो आपको लगा दूंगा। इसमें सिर्फ मेन ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, तो लोगों का ये डाउट रहता है क्या ये रात के लिए इनफ रहता है। तो रात की लाइटनिंग जो है मैं आपको इसमें फुटेज में ऐड कर दूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से जान पाओ कि रात में इसकी जो विजिबिलिटी है बाइक की कैसी है। ठीक है, तो इसमें अपर डिपर दोनों इसी में आ जाते हैं। और कुछ ऐसा खतरनाक सा लुक है जो मेनली ऐसा लुक जो सुपर बाइक्स में होता है। ये पोर्शन जो होता है कट आउट होता है उसमें एयर इनटेक के लिए, पर ये थोड़ा लुक्स के लिए मेन है। अब बात कर लेते हैं कि इस इतना प्राइस पे करने के बाद अपन को इस यामाहा हमें क्या ऑफर कर रहा है। ठीक, एक किसी भी बाइक की इंपॉर्टेंट चीज़ दो ही चीज़ होती हैं, पहला इंजन, दूसरा उसका फ्रेम। तो इसमें अपन को मिलता है डेल्टा बॉक्स फ्रेम। तो ये देख रहे हो ना, ये जो है ये पूरा का फ्रेम जा रहा है ना यहाँ तक। फ्रेम अक्सर गाड़ी में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जितना अच्छा फ्रेम होगा बाइक का, जिसमें बिल्ट है बाइक पूरी, तो उतनी बाइक हाई स्पीड में स्टेबल रहेगी, उतना ओवरऑल जो फीडबैक होता है ना बाइक की तरफ से, वो अपन को मिल जाता है। और अगर हम बात करें हैंडल बार की, तो हैंडल बार में सबसे रिस्पॉन्सिबल होता है हैंडलिंग के लिए USD फॉक्स, क्योंकि ग्राउंड से जो टायर अटैच रहता है, रोड में चलता है, तो उसका फीडबैक, उसका रिस्पॉन्स इसी के थ्रू जाता है, सस्पेंशन के थ्रू। तो हैंडलिंग पूरी डिपेंड करती है अपने सस्पेंशन में। तो पहले जो V3 आया करता था, ये V4 वर्जन है, तो V3 में टेलीस्कोपिक कन्वेंशनल फोक्स हुआ करते थे। तो वो ठीक है, मतलब बजट फ्रेंडली होते हैं, कंपनी थोड़ा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कर देती है। लेकिन उससे क्या होता है ना, उससे अपनी हाई स्पीड स्टेबिलिटी थोड़ा डाउन हो जाती है। तो ये हाई डिमांड के बाद ये यामाहा ने आखिरकार अपन को इसमें USD फॉक्स दे ही दिए मतलब। तो इसका जो अब फ्रंट फीडबैक जो होता है, रिस्पांस होता है, हैंडलिंग, वो काफ़ी बेहतरीन हो गई है। तो वो तो मैं आपको राइड रिव्यू में पूरे प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला ही हूँ। तो इसमें देखो पीछे सबसे पहली अपनी नज़र पड़ेगी इसके टायर में। तो टायर की विड्थ जो होती है जितनी ज़्यादा रहेगी, उससे इतना टायर का कॉन्टैक्ट, मतलब रोड का कॉन्टैक्ट रहेगा, तो उतना ट्रिप मिलेगी आपको, प्रोवाइड होगी। तो फ्रंट में 100 सेक्शन टायर है इसमें, और रेयर में 140 सेक्शन। एक बात और आपको बता दूं जो अक्सर ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं आपको, कि इसका जो फ्रंट सस्पेंसन है USD, इसके डायमीटर क्या है। इसका डायमीटर 37 mm है। तो जितना डायमीटर ज़्यादा होगा, उतने सस्पेंसन चौड़े, उतने मोटे होंगे, उतना कंट्रोल, उतना स्टेबल आपका हैंडल बार होगा। तो अक्सर जो KTM के लोग छपरी कह के बोलते हैं, तो ड्यूक 200 में भी 43 mm के डायमीटर के सस्पेंशन आते हैं, उसमें 37 आते हैं। तो अक्सर जो NS अभी आई नई अपडेटेड वर्जन 160 और 200 में, उसमें 37 mm है। लुक और इन्हेंस कर देते हैं। तो कुछ ऐसी बात थी। अब मुझे इस बाइक से कुछ खामी है जो कि आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूँ। इस बाइक की बिल्ट क्वालिटी उतनी खास नहीं है, क्योंकि जो हमारे ओनर थे वो भी हमको यही चीज़ बता रहे थे, और हमारा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें इस बाइक की असलियत बताते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ है आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत की कमाई है, तो वो आपको हर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो ये देखो ध्यान से, अगर दिख रहा हो तो ये इसका रेडिएटर है। ठीक है, तो ये जो आपको फिन्स बेंड दिख रही है ना, ये कोई एक्सीडेंट या कोई पत्थर से नहीं हुई है। ध्यान से देखना, ये देखो बेंड, मतलब टच करते ही इसकी फिन्स बेंड हो जाती है। माना कि ये एल्युमिनियम है, फिर भी इतनी भी पुअर क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ हमने टेस्ट की थी KTM के साथ। तो KTM पहली बात इस तरह बेंड नहीं हो रहा था, और दूसरी बात वो खुद अलग से कवर दे रहा था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो चीज़ है, ये चीज़ मेरे को थोड़ा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसकी भी वैल्यू ऐसे 2,22,000 ऑन रोड
इंदौर में पड़ी है ना, इतने में अपनी ड्यूक 200 आ रही थी, जो कि इससे ज़्यादा पावर देती है। और दूसरी बात, बिल्ड क्वालिटी भी ओवरऑल इससे अच्छी है। कोई भी बाइक का हार्ट होता है उसका इंजन, तो इंजन की अगर बात करें तो इसकी प्रोड्यूस कर रहा है 18.4 bhp पावर, और वहीं टॉर्क देखा जाए तो 14.2 न्यूटन मीटर, है ना। तो पावर फिगर्स तो ओवरऑल ठीक है 155 सीसी के बाइक के हिसाब से। इसके बाद एक और बिगेस्ट हाईलाइट है इस बाइक का कि माइलेज। इस बाइक ने अभी तक हाईएस्ट माइलेज 50 का निकाल के दिया है, और लोवेस्ट माइलेज 43-42 हमेशा मतलब जैसे ही रगड़ दो, जैसे नॉर्मल लौंडे लपाड़े आजकल चलाते हैं, अगर उस तरह चलाओ भी तो फिर भी ये 42-43 से नीचे नहीं देती है। तो ये अगर आपको परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस के साथ माइलेज चाहिए तो यामाहा की तरफ आराम से जाओ। पैसा थोड़ा प्रीमियम ले रही है, पर उसी के साथ आपके जेब में फटका नहीं पड़ेगा। और इस बाइक को लेने का सबसे बिगेस्ट रीज़न है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है भाई साहब, क्योंकि अगर इसके राइवल को देखा जाए तो मैंने ये KTM आता है, और अभी बहुत सारे जैसे NS RS हो गई, और अभी जिक्सर SF 250 भी आती है ना। यामाहा लूप का जो इंजन ऑयल डलता है जो 600-700 रुपये का आता है, तो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट हो गया 1000 के अंडर ही थी। क्यों भाई साहब, 1000 के अंडर थी ना फर्स्ट सर्विस। 750 है ना। तो इस सोचो इतने का KTM का इंजन ऑयल नहीं आता है, क्योंकि हमेशा जो KTM के इंजन ऑयल जो होते हैं ना मोटिल के ही डलते हैं हमेशा शोरूम की तरफ से। तो जो हाँ हम आफ्टर मार्केट जो चीज़ डलवा रहे हैं KTM वो सर्विस सेंटर से प्रोवाइड करवा रहा है। इसकी ब्रेकिंग मुझे उतनी खास नहीं लगी। खामी बताऊं किस बात में लगी है, क्योंकि ड्यूक में जो अक्सर देखेंगे हम, तो जितना बड़ा डिस्क रोटर साइज़ होगा उतनी भयंकर ब्रेकिंग कैपेबिलिटी होती है बाइक की। तो इसका डिस्क रोटर साइज़ है 282 mm, ठीक है। वहीं ड्यूक 200 में आती है 300 mm, ठीक है। तो उसकी कैपेबिलिटी, ब्रेकिंग कैपेबिलिटी से ज़्यादा है। और इसमें आता है रबर ब्रेक लाइंस, और KTM की हर एक बाइक में चाहे 125 उठा लो या 390 उठा लो, है ना, उसमें स्टील ब्रेडेड लाइंस आती है। तो कुल मिला के फ़ायदा होता है स्टील ब्रेडेड लाइंस का कि वो प्रॉपर तरीके से जो फ्लूइड होता है ना, लिक्विड होता है मास्टर सिलेंडर में अपने, तो प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर पाती है, ब्रेकिंग एकदम अपने फुल पोटेंशियल में लग पाती है। तो आप लोग को लग रहा हो कि हर एक इस बाइक को मैं KTM से इतना क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसका खामखा ही नाम बदनाम है छपरी छपरी कह के। छपरी कोई बाइक नहीं होती, छपरी एक राइडर होता है। इसी के साथ इसका एग्जॉस्ट साउंड भी आपको सुना देते। तो ये एग्जॉस्ट साउंड है इसका, इनिशियल इस तरह साउंड कर रही है, ठीक है बाइक। और अब देखो थोड़ा साउंड इसका, और इसका जो RPM है ये 12,500 तक जाता है। तो कुछ ऐसा था इसका साउंड इस बाइक का, है ना। तो ओके है, मतलब कि सिंगल सिलेंडर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी थी कि यामाहा का जो इंजन होता है 12,500 RPM तक ये जा रहा है, और आगे भी जा सकता है, क्योंकि जो इंडोनेशियन वर्जन आती है उसमें 14.5 तक RPM तक लिमिट होती है ना। और वहीं अगर KTM से अगर कोई कंपेयर करता है तो उसमें ये बात है कि 10,500 RPM में लॉक है, तो उसके लिए फिर पिगी बैंक ECU लगवाओ, पावर ट्रॉनिक, ये सब, तो वो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है, और हर एक आम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता और करता भी नहीं है। तो ये थी इसकी कुछ कमियां कि पहली बात इसके ब्रेक्स मुझे मतलब ओवरऑल ठीक है इस बाइक के हिसाब से, पर इसके जो कॉम्पिटिटर्स आते हैं जैसे KTMs, तो उनमें ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग है, ठीक है। और स्टील ब्रेडेड लाइंस की जगह इन्होंने रबर ब्रेडेड लाइंस दी हैं, तो कभी इसमें रिसर्च करना कि अंतर क्या होता है। मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ। ये रबर जो क्या होता है थोड़ा एक्सपैंड होता है, तो प्रॉपर तरीके से फ्लूइड वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो और लेकिन फ़ायदेमंद वाली बात ये है कि इसमें डुअल चैनल ABS आ जाता है। इसका वेट बहुत कम है, जो कि है 142 kg, जिसके कारण ये काफ़ी जल्दी इनिशियल मतलब पावर के हिसाब से काफ़ी लाइट वेट फील होती है। और इसकी टैंक कैपेसिटी बता दूं 11 लीटर्स की है, जो कि इनफ है इसके माइलेज के हिसाब से, क्योंकि माइलेज का एवरेज 45 to 50 निकल आ जाता है नॉर्मली ईजिली। तो अगर रगड़ के भी आप चलाते हो तो 45 के नीचे नहीं देने वाली है। ये बात इसकी बिगेस्ट हाईलाइट है कोई कंसीडर करना चाहे तो। और कमियाँ क्या है मैं ना बता दूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी खास नहीं है, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। और दूसरी चीज़ ओवर प्राइस है, इतनी प्राइस अक्सर बाइक नहीं होती है भाई। खास बात मैं आपको ओवरऑल अब गिन के बता देता हूँ। पहली चीज़ इसकी माइलेज अच्छी है, दूसरी चीज़ लाइट वेट है, तीसरी चीज़ यामाहा की रिलायबिलिटी मिल जाती है ना। ये कुछ खास बात है जिस बाइक को आप कंसीडर कर सकते हो। और कमियाँ मेरे को क्या लगती हैं कि पहली बात ओवर प्राइस्ड है, ठीक है। दूसरी बात इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी खास मेरे को पर्सनली नहीं लगी, क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके ही बता रहा हूँ। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो कि हमारे इस बाइक में कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि ये एक 155 सीसी है, इतनी इनफ पावर ही नहीं है कि इसका जो रियर व्हील होता है वो स्पिन कर जाए और आप घिस के गिर जाओ, ठीक है। तो रियर व्हील स्पिन करने का कोई इसमें चांस ही नहीं होता। हालांकि जो न्यू राइडर होते हैं उनके
आपके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल है। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं फीचर्स के नाम पे, तो आपका कट ही रहा है, एक्स्ट्रा पैसा आपको फालतू में इसमें लिए जा रहे हैं TCS के नाम पे। इस सेगमेंट के अंदर इससे बेस्ट लुकिंग बाइक आपको नहीं मिलेगी। एनोडाइज्ड UHD फॉक्स जो इसका लुक और एनहांस कर देते हैं, और ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन में और भयंकर लग रहे हैं ये। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ यामाहा से अपडेट कर दे। पहली बात, इसका प्राइस जो है थोड़ा सा इसको कम होना चाहिए था, और दूसरी बात इसकी ब्रेकिंग थोड़ा अच्छी हो जाए, और बिल्ड क्वालिटी। तो यही कुछ बात थी। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी क्वेरी हो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपका हर एक चीज़ का सवाल सबका आंसर करूँगा। क्योंकि तो जितने भी अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आएंगी इसके साथ, मैं आपको जरूर अपडेट करूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।